हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे हैं सोलबिलिटी के बारे में। किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी को टोटल 5 फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं और इन सब का आउटकम होता है कि कंपाउंड पानी में या पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा। तो पहले उन 5 फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर इसकी सोलबिलिटी को रेगुलेट करने की इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे। वो 5 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बाद है हाइड्रेशन एनर्जी, देन एंट्रोपी चेंज, देन सोलवेंट की नेचर और देन टेम्परेचर। किसी भी आयनिक कंपाउंड को ये 5 फैक्टर मिलके रेगुलेट करते हैं कि वो सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा। लैटिस एनर्जी का मतलब कितनी एनर्जी लगाने से वो केमिकल अपने आयंस में टूटता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब कि जब उन आयंस को वाटर में डाला जाता है तो केटायन और एनायन कितनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, एंट्रोपी चेंज। जब भी किसी केमिकल को डिसोल्व किया जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण सॉल्यूशन की नेट एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है। चौथा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं बता ही चुका हूं कि यहाँ जो सोलबिलिटी के ट्रेंड पढ़े जा रहे हैं वो पोलर सोलवेंट में पढ़े जा रहे हैं। अगर सोलवेंट नॉन पोलर हो जाएगा तो ये वाला ट्रेंड आप नहीं पढ़ पाएंगे। और चौथा, टेम्परेचर। इसका रोल भी मैं अभी आपको सिग्निफाई करूंगा थोड़ी देर के बाद में। तो नटशेल में अगर मैं बोलूं कि अगर आपको किसी कंपाउंड के बारे में पूछा गया कि बताइए ये वाटर में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर आप एट दैट स्पॉट नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो आपके पास में लेटिस एनर्जी का डेटा होगा, ना हाइड्रेशन एनर्जी का डेटा होगा और ना उसकी गिब्स एनर्जी के बारे में आपको कुछ दे रखा होगा। उसके लिए हम कॉन्सेप्चुअली किस तरह से इसको डील करते हैं, आइए देखते हैं। जहां तक किसी भी आयनिक कंपाउंड के वाटर में डिसोल्व होने का सवाल है, तो इस प्रोसेस को मैंने एक साइक्लिक वे में शो किया है। इसे बोर्न हैबर साइकिल भी बोल सकते हैं। हालांकि जो बोर्न हैबर साइकिल पहले दी गई थी उसमें लैटिस एनर्जी की डिटर्मिनेशन की गई थी, ये भी एक तरह की साइकिल है। आप देख पा रहे हैं इसमें ये ए बी सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। इसको जब वाटर से इंटरेक्ट किया तो ये अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग एक्वस कैटायन और एक्वस एनायन में कन्वर्ट हो गया। इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड वाटर की सफिशिएंट अमाउंट में डिसोल्व होगा और अपने कोरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन एक्वस स्टेट में मिल जाएंगे, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जनरली इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब डायरेक्ट तो ऐसे हो ही सकता था। एक दूसरा तरीका हमने क्या किया, पहले इस आयनिक कंपाउंड को गैसेस आयंस में ब्रेक किया और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ionic compound into its constituent gaseous ions, that energy is called as lattice energy। इस एनर्जी को लगाने से ये अपने फिलहाल गैसेस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जब भी गैसेस आयंस को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, वाटर में डाला जाएगा, तो कैटायन भी हाइड्रेटेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं गैसियस कैटायन, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कैटायन, एक्वस कैटायन। ऐसे ये गैसियस एनायन है, वाटर से इंटरेक्ट करके क्या बन जाएगा, ये हाइड्रेटेड एनायन बन जाएगा। तो गैसियस आयन अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं, एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों के लिए प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि जब भी A प्लस गैसेस स्टेट से A प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा तो नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। मैं साइड में आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग जानते ही हैं सोडियम आयन अगर गैसेस स्टेट में है तो सिंगल आयन की फॉर्म में डिनोट करूंगा, और अगर ये वाटर में चला जाएगा तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू इसके साथ वीक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो आप जानते हो कि एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हैं कि अब ये आयन क्या बन गया, एक्वस आयन बन गया। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि गैसेस आयन के कंपैरेटिवली अब इस सोडियम आयन के अराउंड 4 वीक बॉन्ड बन चुके हैं। और बॉन्ड का बनना कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि जब भी Na गैस Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा, ये क्या है बच्चों, Na प्लस एक्वस है। तो जब भी Na प्लस गैस Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिस तरह से कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है उसी तरह से एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। कैटायन में सोडियम को घेरने के लिए कौन आए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन। और अगर मैं क्लोराइड आयन डाल देता पानी में तो उसको घेरने के लिए कौन आ जाते, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम आ जाते। तो जिस तरह से कैटायन का हाइड्रेशन होता है उसी तरह से एनायन का भी हाइड्रेशन होता है, और ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आती है।
और ये वाली वैल्यू भी क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर मैं इन दोनों पाथवे में होने वाले एंथैल्पी चेंज को कंपेयर करूं तो आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में एक रूल पढ़ा हुआ है, हेजीज लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी। हेजीज लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी वो क्या कहता है, वो कहता है किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को अगर आप एक पाथवे में करवा रहे हो और दूसरे पाथवे में करवा रहे हो तो दोनों पाथवे में होने वाला एंथैल्पी का चेंज क्या होता है, सेम होता है। ये जैसे कि चाहे आप इसको डायरेक्ट एक्वा साइन में कन्वर्ट कर लो और चाहे आप इस लंबे तरीके से इसको एक्वा साइन में कन्वर्ट कर लो, दोनों ही केसेस में एंथैल्पी में होने वाला चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से आप मान सकते हैं। तो अब मैंने ये शो कर दिया, फर्स्ट पाथवे में होने वाला एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फर्स्ट, सेकंड पाथवे में होने वाला एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच सेकंड। फर्स्ट पाथवे में तो एक ही एनर्जी आ रही है, डेल्टा एच सॉल्यूशन ये रहा, और सेकंड पाथवे में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, तीन, लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। तो सेकंड पाथवे में तीनों को सम कर रहा हूं, तो सेकंड पाथवे में आप देख रहे हो सेकंड पाथवे की जगह क्या लिख दिया, लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन, एंड वी नो वेरी वेल कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। अब इसमें भी कई पॉइंट आते हैं बच्चों के कि सर लेटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। अरे भाई, अगर आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो रहा होगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी या मिलेगी, लगानी पड़ेगी। और जब एनर्जी लगानी पड़ती है तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। और जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो ये एनर्जी प्लस साइन के साथ ली जाती है। अगर मुझे कंपाउंड को फॉर्म करना हो, अगर मुझे इन आयंस को कंबाइन करके ए बी बनाना होता, तो क्योंकि ये कंपाउंड बनता फॉर्म होता, तो उस केस में लेटिस एनर्जी क्या ली जाती, माइनस में ली जाती। तो आजकल बड़ा इजी कर दिया है, लेटिस एनर्जी ऑफ डीकंपोजिशन पॉजिटिव होती है और लेटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी से ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी ऑफ डीकंपोजिशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। तो ये एनर्जी तो पॉजिटिव है, ये दोनों एनर्जीज क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों एनर्जीज को टोटल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन दोनों की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां तो लिख दिया मैंने लेटिस एनर्जी, और इन दोनों की जगह पर डेल्टा एच कंबाइन फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकता हूं। चलिए, अब अगर मैं एक बात करूं आपसे, इसको चाहे हाइड्रेशन एनर्जी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं दोनों आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी का टोटल। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं एक कंडीशन आपको देता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू लेटिस एनर्जी से बड़ी हो जाए, तो क्या इनका नेट आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जैसे कि ये है पॉजिटिव, सपोज ये है 5 एक एग्जांपल के लिए, और ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 7, या इसको 7 कर लो, ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है 2, तो यू विल फाइंड कि ये -7 और -2 तो -9 हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 9, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों एनर्जीज की वैल्यूज का सम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन वाली हैं, ये पॉजिटिव साइन वाली हैं, तो नेट आंसर आपका क्या आएगा बेटे, नेगेटिव आएगा। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी उस सॉल्ट की, नेगेटिव होगी। यानी कि ये जो प्रोसेस होगा डिसोल्यूशन का, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कंटेनर आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसी कंटेनर में करवाते हैं तो कंटेनर गर्म हो जाता है, और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन किसी कंटेनर में करवाते हैं तो कंटेनर ठंडा हो जाता है। चलिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी। अगर लेटिस एनर्जी बड़ी हो जाती, यानी कि प्लस एनर्जी बड़ी हो जाती माइनस के कॉम्बिनेशन की कंपैरेटिवली, तो उस केस में डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या आ जाता, पॉजिटिव। आइए हम दोनों केस को लेके चलते हैं कि नेगेटिव होगा तो क्या कंडीशन बनती है और पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन बनती है। आ जाइए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है, उसको बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डेराइव भी करूंगा। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के होने की जो स्पॉन्टेनिटी है, यानी कि किसी डायरेक्शन में होने की जो संभावना है, वो डेल्टा जी से रिलेट की जाती है। चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, अगर उस प्रोसेस की डेल्टा जी नेगेटिव आती है तो वो प्रोसेस उस गिवन डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो अगर इस पूरे सॉल्यूशन का प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो मैं बोलूंगा वो सोल्ट वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा या सोल्युबल हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं बोलूंगा इस कंडीशन में सोल्ट वाटर में डिसोल्व नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो मैंने दो केस लिए। पहला केस लिया मैंने जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया
कि अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, तो मैंने पहला केस वही ले लिया। जहां तक एंट्रोपी चेंज का सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस है आपकी ये वाली। इस प्रोसेस में आप मुझे बताइए कि सॉलिड मिलके आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बताइए सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। एग्जांपल के तौर पर ये मान लीजिए ए बी है, ये जुड़ा हुआ है, अगर ये वाटर में जाके टूट जाए तो सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ गई, और जब सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ जाती है तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। तो याद रखना जब भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस आएगा हमेशा डेल्टा एस आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव रहेगी, चाहे आपका केस 1 लूंगा चाहे केस आपका 2 लूंगा, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आ जाइए, तो पहला केस अगर मैं डिस्कस करूं, जब डेल्टा एच तो नेगेटिव हो और जैसे कि मैंने बोला डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो मैथमेटिकली देखिए अगर ये टर्म नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एच खुद पॉजिटिव हो जाए तो ओवरऑल तो सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो पूरी टर्म सेकंड वाली नेगेटिव ही होगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है और ये पहले से ही नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव को सम करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो 100% वो सोल्ट कैसा होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, क्योंकि डेल्टा जी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो मैंने ऑलवेज लिख दिया। पहला केस क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच तो पॉजिटिव रखनी है। जब इनको मैंने सम किया तो मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आया, यानी मैं बोल दूंगा इस केस में ये सोल्ट वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। सेकंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी सोल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक दे रखा हो, ये तो मैंने बोल ही दिया डेल्टा एच तो पॉजिटिव रहेगी। अब आप देखिए मैथमेटिकली ये अगर पॉजिटिव हो जाए और ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म तो नेगेटिव ही रहेगी हमेशा, लेकिन ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। मैथमेटिक्स में एक टर्म पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो नेट आंसर जो आता है उसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप कहोगे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो वही बात है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में सोल्ट आपका क्या हो जाएगा, इनसोल्युबल हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाए टी डेल्टा एच की वैल्यू से, या यूं कहूं टी डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो उस केस में सोल्ट आपका वाटर में क्या हो जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा। तो आप देखो सेकंड केस में कि पहले तो ये सोल्ट इनसोल्युबल था और बाद में सोल्युबल हो गया, इसका मतलब जरूर आपने टेम्परेचर बढ़ाया होगा। टेम्परेचर हमेशा एंट्रोपी फैक्टर को फेवर करता है, हमेशा। आप देख रहे हो किसके मल्टीप्लिकेशन में है टेम्परेचर, डेल्टा एस के। तो इमेजिन करना अगर लो टेम्परेचर हो तो ये टर्म कमजोर रहेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये टर्म डोमिनेट करेगी। तो आपके सामने ही है, अगर ये टर्म बड़ी हो गई तो टेम्परेचर क्या रखा होगा, ज्यादा, और अगर ये टर्म छोटी थी तो टेम्परेचर क्या रखा होगा, कम। तो ऐसे सोल्ट का बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे सोल्ट का बिहेवियर ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि लो टेम्परेचर पर तो ये इनसोल्युबल होंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो यही सोल्ट क्या हो जाएगा, वाटर में सोल्युबल हो जाएगा। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मेरे पास में है, लेड क्लोराइड PbCl2। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि PbCl2 रूम टेम्परेचर पर वाटर में सोल्युबल होता है या इनसोल्युबल, मैं बोलता हूं इनसोल्युबल। लेड क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर तो इनसोल्युबल होता है, रूम टेम्परेचर पर तो इनसोल्युबल होता है, पर जैसे टेम्परेचर राइज कर दिया जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज का, तो यही लेड क्लोराइड वाटर में क्या हो जाता है बेटे, सोल्युबल। तो कई बार कई सोल्ट ऐसा भी बिहेव करते हैं कि कोल्ड वाटर में तो इनसोल्युबल होते हैं, और जैसे वाटर को थोड़ा गर्म कर दिया जाए इनकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है और ये वाटर में सोल्युबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूं अलग अलग केमिकल की सोलिबिलिटी के केस में कि कौन सा सोल्ट वाटर में सोल्युबल होगा और कौन सा सोल्ट वाटर में इनसोल्युबल होगा। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनिए, मैंने आपको जो ऑर्डर बताया अभी कुछ टाइम पहले 32 ऑर्डर सोलिबिलिटी के, जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, तो क्या ये वाले फंडे वहां पे काम आएंगे क्या? ये फंडे वहां इसलिए काम नहीं आएंगे क्योंकि आपको डेटा नहीं देता हो कभी भी, इसलिए सोलिबिलिटी के ट्रेंड्स आपको याद करने पड़ते हैं, आपको क्रैम करने पड़ते हैं, आपको रटने पड़ते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लिथियम क्रोमेट से हम सीजियम क्रोमेट में जाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी, या
लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट में जाएंगे तो सोलबिलिटी क्या होगी, तो फिर वहां पर ये चीज काम नहीं आती। हालांकि हमें सीखनी है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ट्रेंड्स डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। उसके लिए जो मैंने भी आपको 32 ट्रेंड्स बताए हैं, उसका आप एक बार चार्ट देख लेना और वो अच्छे से क्रैम करनी है, तब जाके आपको सोलबिलिटी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे डील कर लेना, और डायरेक्ट अगर ऑर्डर पूछता है तो उस ऑर्डर के थ्रू आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की सोलबिलिटी को कॉन्सेप्चुअली सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम कॉन्सेप्ट लगा लगा के इनकी सोलबिलिटी को नहीं सीख सकते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी को 5 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं। लेटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सॉल्यूशन जब बना तो एंट्रोपी में चेंज क्या हुआ, सोलवेंट आपने कौन से लिए, और पोलराइजेशन यानी कि फाजांस रूल का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप समझ सकते हैं जब किसी एक फिनोमेना को 5-5 फैक्टर मिलकर रेगुलेट करेंगे तो उसके सही कंक्लूजन तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एग्जामिनेशन में हम हर किसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग डील ना करके हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम सभी ट्रेंड्स को याद कर लें। ये सब डेटा बेस्ड होते हैं और हम कभी भी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सल्फेट की सोलबिलिटी का ऑर्डर अगर ये है तो नाइट्रेट की सोलबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ ऑर्डर लिखे, मैंने 32 ऑर्डर्स अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किए। ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद शायद मैं इसको रब करने वाला हूं। चलिए अब हम बात करेंगे इन सोलबिलिटी ऑर्डर के बारे में। तो अगर मैं आपको इन ऑर्डर को याद करने का एक तरीका बताऊं या इनका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो उसमें मेरे को 2 इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज जो मुझे इस ऑर्डर में, सभी ऑर्डर में दिखाई देती है, वो ये है कि जब कैटायंस और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है तो ऐसे सोल्ट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, और जब उनके साइज कंपेरेबल होने लगते हैं या उनके साइज में डिफरेंस कम होने लगता है तो उनकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा मुझे मोस्टली सभी ट्रेंड्स में देखने को मिला। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ए के सोल्ट्स के बारे में, फर्स्ट ए ग्रुप के सोल्ट्स के बारे में, तो आपके सामने है मैंने जो ट्रेंड्स आपके लिए लिखे हैं, नाइट्रेट, परक्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड थायोसल्फेट। ये जितने भी सोल्ट मैंने यहां लिखे हैं इन सभी का एक ही पैटर्न है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सोल्युबिलिटीज डिक्रीज कर रही। हम लोग जानते हैं कि लिथियम फर्स्ट ए में सबसे ऊपर आता है और सीजियम सबसे नीचे आता है। तो जितने भी सोल्ट मैंने बताए हैं इन सभी के अंदर ऊपर से नीचे आने पर सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब अगर आपको पता लग जाए कि फर्स्ट ए के कौन कौन से सोल्ट इस बिहेवियर को शो करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक शॉर्टकट बनाया है। जैसे कि नाइट्रेट के लिए मैंने N ले लिया, पर क्लोरेट के लिए मैंने P ले लिया, और क्लोरेट के लिए ClO3 को क्लोरेट बोलते हैं उसके लिए मैंने C ले लिया, ब्रोमाइड के लिए मैंने B ले लिया, आयोडाइड के लिए मैंने I ले लिया, फॉस्फेट के लिए मैंने P ले लिया, और क्रोमेट के लिए मैंने C, और इसी तरह डाइक्रोमेट के लिए मैंने DC डाइक्रोमेट ले लिया। तो आप लोग पाएंगे कि ये 1 to 7 तक, या थायोसल्फेट के लिए मैंने TS ले लिया। ये 8 जो सोल्ट्स हैं, एक छोटी सी राइम बनाकर आप याद कर सकते हैं। तो मैंने अपनी कोशिश की है, मैंने एक राइम बनाई है कि एनसीपी में भी इंडिया की पॉलिटिकल क्लास दिखती है, थैंक्स। एनसीपी में भी इंडिया की पॉलिटिकल क्लास दिखती है। तो एनसीपी का मतलब हो गया नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, और लास्ट में मैंने थैंक्स किया है, वो थैंक्स टीएस है जो थायोसल्फेट के लिए यूज किया जाता है। तो बड़े आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, एनसीपी में भी इंडिया की पॉलिटिकल क्लास दिखती है, थैंक्स। तो ये जितने भी आई थिंक 8, ये आपके जो 8 सोर्स आए हैं इनका ऑर्डर एक ही है, जो कि मैं बता रहा हूं कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी सोल्युबिलिटीज क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। और आप ये भी देखेंगे इन सभी ऑर्डर्स में जो मैंने बात कही है वो सही प्रूव हो रही है कि जब कैटायन और एनायन के रेडियस का डिफरेंस बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जब ये डिफरेंस कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करके बताता हूं। अब लिथियम नाइट्रेट में कैटायन है लिथियम और एनायन है आपका नाइट्रेट। लिथियम की रेडियस नाइट्रेट की रेडियस से काफी छोटी है, तो इन दोनों की रेडियस का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। सीजियम नाइट्रेट में क्योंकि नाइट्रेट तो कॉमन ही है, कैटायन की रेडियस बढ़ गई, तो यानी कि इनमें रेडियस का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया।
अगर मैं एक छोटे से डायग्राम से शो करूं तो लिथियम छोटा आयन है और नाइट्रेट एक बड़ा आयन है, तो यहां तो जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है कैटायन और एनायन की रेडियस में। अगर मैं सीजियम की बात करता हूं तो सीजियम का साइज तो काफी बड़ा होता है, और सीजियम का साइज अगर बड़ा होगा तो सीजियम के केस में कैटायंस और एनायंस की रेडियस का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए जहां डिफरेंस ज्यादा होगा उस सोल्ट की सोलबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां डिफरेंस कम होगा उस सोल्ट की सोलबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। तो यही ट्रेंड आपको परक्लोरेट में, क्लोरेट में, ब्रोमाइड में, आयोडाइड में देखने को मिलता है। आयोडाइड में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आयोडाइड का ऑर्डर आता है बच्चों, तो सोडियम आयोडाइड की जो सोलबिलिटी होती है वो लिथियम आयोडाइड से ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग जानते हो कि लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो लिथियम आयोडाइड के ज्यादा पोलराइज होने के कारण इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर थोड़े कम हो जाते हैं, इनके कारण इनकी सोलबिलिटी सोडियम आयोडाइड से थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे वही ट्रेंड फॉस्फेट्स में है, क्रोमेट्स में है, डाइक्रोमेट्स में है और थायोसल्फेट में है। इन सभी को जो 8 नंबर है, इसको आप मेरी राइम बनाकर बड़े आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ सोल्ट लिए हैं जो कि सेकंड ए ग्रुप से रिलेटेड है। सेकंड ए ग्रुप के अंदर आते हैं आपके कौन कौन से एलिमेंट याद करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर मैं इन सोल्ट की बात करता हूं तो मेरा रूल यहां भी लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं पहले बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का साइज छोटा है, नाइट्रेट तो कॉमन है सब में, और बेरियम का साइज बड़ा है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पहले बेरिलियम के केस में कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है, और बेरियम के केस में ये डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही मैंने बोला, जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी ज्यादा होगी, और जब डिफरेंस कम होगा तो सोलबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो यू विल फाइंड कि ये सारे के सारे ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वो चाहे बेरियम नाइट्रेट हो, चाहे बेरियम के हैलाइड हो। बेरियम के हैलाइड में ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड तीनों का ऑर्डर आ गया, तो एक तरह से 3 ऑर्डर आपके याद हो जाएंगे। उसके बाद में बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम फॉस्फेट, और बेरिलियम और मैग्नीशियम के ये स्टेबल नहीं मिलते सॉलिड स्टेट में, तो यहां से आपको केवल कैल्शियम थायोसल्फेट, स्ट्रोंशियम थायोसल्फेट, बेरियम थायोसल्फेट और नीचे भी कैल्शियम क्रोमेट, स्ट्रोंशियम क्रोमेट और बेरियम क्रोमेट देखने को मिलता है। इनकी जो मैंने राइम बनाई वो ये है, आप जानते हैं कि नाइट्रेट के लिए N, हेलोजन के लिए H, हैलाइड के लिए H, कार्बोनेट के लिए Ca, सल्फेट के लिए S, फॉस्फेट के लिए P, थायोसल्फेट के लिए Ts, और क्रोमेट और डाइक्रोमेट के लिए मैंने C और DC लिया है। इसकी जो राइम बनाई है मैंने वही बनाई है, ऊपर देख सकते हैं, नेशनल हाईवे, NH का मतलब नेशनल हाईवे का सरकारी प्रबंधन ठीक से काम करता दिखता है। नेशनल हाईवे का सरकारी प्रबंधन ठीक से काम करता दिखता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये रहा NH, नेशनल हाईवे का सरकारी प्रबंधन ठीक से काम करता दिखता है। तो आप पाएंगे कि ये 16 ट्रेंड, डाइक्रोमेट भी इंक्लूड हो चुका है, तो ये 16 ट्रेंड तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। इनका ऑर्डर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी का, और इनकी राइम मैंने बना दी है, तो 16 ऑर्डर तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। जहां तक बात है अगले 17 और 18 केस की, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस मैंने दिए हैं, इसमें भी अपना रूल बिल्कुल काम कर रहा है। आप देखेंगे कि सोडियम और कॉम्प्लेक्स के साइज में डिफरेंस ज्यादा है, और सीजियम और कॉम्प्लेक्स के साइज में डिफरेंस कम है। तो मैंने पहले ही बोला था आपको, जब साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी ज्यादा होगी, और जब साइज में डिफरेंस कम होगा तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी। देन यू विल फाइंड कि जो ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का अभी तक 16 में आ रहा था, सेम ऑर्डर 17 और 18 के अंदर भी चलेगा। ये 2 कॉम्प्लेक्सेस की सोलबिलिटी मैंने आपको बताई है कंपेयर करके। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला मामला, उसके बाद मैं अगर स्टार्ट करता हूं तो 19 से लेकर, और अगर मैं बात करूं एक बार 25 तक, जहां तक एल्कली मेटल्स का सवाल है, एल्कली मेटल्स की सोलबिलिटी, एल्कली मेटल सोल्ट्स की जो सोलबिलिटी है, वो जो ऑर्डर मैंने आपको बताया वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस डिक्रीजिंग ऑर्डर के टोटल 7 एक्सेप्शंस हैं। ये तो आपने याद कर ही लिया एनसीपी वाला, इसके अलावा 7 एक्सेप्शन भी याद कर लो। एक्सेप्शन का मतलब क्या रहा होगा कि इनका ट्रेंड उल्टा आएगा। वो एक्सेप्शन कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट,
सल्फाइट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये जो 7 सोल्ट्स हैं इनका सोल्युबिलिटी ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता है। तो आप लोग देख पाएंगे फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट और सल्फेट, ये 7 ऐसे सोल्ट हैं जिनका ट्रेंड ऑपोजिट आता है। तो आप इनका साइन देख लीजिए, अभी तक जो साइन आ रहे थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, और फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइट, इनके जो ऑर्डर हैं वो बदल चुके हैं, यानी कि ये इस ट्रेंड के एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कहने इसलिए यूज कर रहा हूं वर्ड क्योंकि ये आपको उल्टे वाले याद रखने हैं, बाकी लॉजिक तो यहां भी मेरे वाला लग रहा है। क्या मैंने बोला था, देखिए लिथियम फ्लोराइड, आपको पता है कि लिथियम का साइज भी छोटा होता है और फ्लोराइड का साइज भी छोटा होता है, तो यहां जो कंडीशन है वो इन दोनों के छोटे छोटे साइज है, यानी कि इनके साइज में डिफरेंस कम है। जब मैं लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड में जाऊंगा तो यू विल फाइंड कि केटाइन बड़ा हो गया और एनाइन छोटा है। लेकिन हमारा तो यही पॉइंट था कि जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयंस के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा तो बताइए सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यहां डिफरेंस साइज में कम है तो इसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए लिथियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी कम है और सीजियम फ्लोराइड की वाटर में सोल्युबिलिटी ज्यादा है। और आप लोग देखेंगे यहां मैं उन्हीं एनाइंस को यूज कर रहा हूं जिनका साइज कंपैरेटिवली छोटा है। तो छोटे साइज के एनाइंस के लिए ये जो 8, 19 से लेकर 25 तक ये जो 7 है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट और सल्फेट, इन सब के अंदर जो ट्रेंड आता है वो पुराने वाले ट्रेंड से क्या आता है, ऑपोजिट आता है। आगे आ जाइए, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड ए के मेंबर्स की। तो सेकंड ए के मेंबर भी सरप्राइजिंगली इसी तरह का ट्रेंड शो कर रहे हैं। यहां पर जो एक्सेप्शंस आते हैं, एक बार मैं यहां तक ले रहा हूं, यहां पर टोटल 4 एक्सेप्शंस है। पिछली बार कितने एक्सेप्शंस बताए मैंने, 7। सेकंड ए के अंदर सोल्ट्स में कितने एक्सेप्शंस आते हैं, 4। इसमें अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग के 3 सेम है, फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये तो सेम है एज यू कैन सी, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसमें तो वही एक्सेप्शन उल्टा हो रहा है। एक और केमिकल आपको इसमें याद रखना है, उसका नाम है ऑक्जेलेट। तो वहां 7 से एक्सेप्शन, यहां एक्सेप्शन कितने हो गए, 4। दोबारा से देखते हैं कौन कौन से थे 7 वहां पर, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। और यहां 4 कौन कौन से एक्सेप्शन है, स्टार्टिंग के 3 तो कॉमन ही है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्जेलेट। ये जो 4 एक्सेप्शंस हैं इनमें भी वही ऑर्डर आ रहा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यू कैन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बेरिलियम के जो सोल्ट होते हैं वो वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं अपने पूरे ग्रुप के अंदर। सोल्ट की बात कर रहा हूं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात नहीं कर रहा। जैसे 2 एक्सेप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि बेरिलियम फ्लोराइड को होना तो चाहिए था बेटे यहां पर, है ना, सबसे कम होना चाहिए था। बस याद रख लेना ये यहां नहीं होता, इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बेरिलियम फ्लोराइड का एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको याद रखना है। ऐसे ही बेरिलियम ऑक्जेलेट होना तो चाहिए था मिनिमम, पर ये यहां नहीं बनाना, ये कहां बनाना है, ये आपको हाईएस्ट में रखना है। ये 2 बातें भी आपको बेरिलियम और फ्लोराइड और बेरिलियम ऑक्जेलेट की केस में याद रखनी है। बाकी ऑक्साइड में भी सेम ऑर्डर है, बेरिलियम सबसे कम है, और हाइड्रोक्साइड में भी सेम ऑर्डर है, बेरिलियम सबसे कम है। तो इस तरह करते करते हम पहुंच गए थे 29 ऑर्डर तक। उसके बाद के जो 3 ट्रेंड है, मैंने भी आपको बोला कि सोल्युबिलिटी में पोलराइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पोलराइजेशन का मतलब कुछ ऐसे सोल्ट्स होते हैं जिनके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। उसका सारा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं फाजांस रूल के अंदर। 5 पॉइंट अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कैसे पता लगेगा पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो पहला हम बोलते हैं कि जो कैटायन है उसका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, उसकी रेडियस कम होनी चाहिए, एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या यूं कहूं हैवी मेटल के जो कैटायंस होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं, और अगर वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं तो उनके कंपाउंड कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट नेचर के हो जाते हैं। और जैसे जैसे आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, आपको अच्छे से पता है सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं। तो लास्ट के 3 ट्रेंड ये आपको पोलराइजेशन के थ्रू याद रखना है। कैसे मैं बताऊं, अगर आपको पहले मैं बात करता हूं सिल्वर के हैलाइड्स की, तो सिल्वर फ्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। मैंने भी आपको बोला कैटायन तो कॉमन ही, तो मैं फाजांस रूल में कैटायन वाले पॉइंट तो हटा लेता हूं, 3 पॉइंट। कैटायन का चार्ज नहीं देखना, कैटायन की रेडियस नहीं देखनी, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं देखना, क्योंकि सभी के अंदर कैटायन सेम है। अब यहां जो रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा? एनायन। और एनायन किस केस में ज्यादा पोलराइजेशन करता है? मैंने अभी आपको बोला जब उसका साइज बड़ा हो, तो बड़े साइज के एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा होता है। पोलराइजेशन जब ज्यादा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर जब ज्यादा आते हैं तो आयनिक कैरेक्टर कम आते हैं, और आयनिक कैरेक्टर कम आते हैं तो सोलबिलिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक छोटी सी बात अगर याद रख लो कि पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज करेगी, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो सोलबिलिटीज क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा पोलराइज कौन होगा? आयोडाइड। सबसे कम पोलराइज कौन होगा? फ्लोराइड। तो जो सबसे कम पोलराइज होगा उसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी, और जो सबसे ज्यादा पोलराइज होगा उसकी सोलबिलिटी कम होगी। तो पहला ट्रेंड आपको सिल्वर के फ्लोराइड का, ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आपको मोस्टली एग्जाम से मिल जाएगा। सिल्वर के हैलाइड की सोलबिलिटी याद रखना, सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है सिल्वर का फ्लोराइड और सबसे कम सोल्यूबल होता है सिल्वर का आयोडाइड। अब हम बात करते हैं सेकंड की, आ जाइए, बिल्कुल सेम है। लेड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड को एक बार छोड़ दो, एक्सेप्शन है, और आयोडाइड। तो यू विल फाइंड, एक बार के लिए फ्लोराइड को याद नहीं रखो, ये डेटाबेस है। इन तीनों में जिनको मैंने सर्कल किया है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो वही का वही ट्रेंड आ गया। देखो क्लोराइड, इन तीनों में क्लोराइड का पोलराइजेशन सबसे कम होगा तो सोलबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद में ब्रोमाइड का, और उसके बाद में क्या होता है? आयोडाइड का। बस एक PbF2, ये आपको एक्सेप्शनल याद रखना है कि होना तो कहां चाहिए था बेटे? यहां पर, लेकिन आ कहां जाता है? ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो ये एक्सेप्शनल ट्रेंड आपको लेड फ्लोराइड की केस में याद रखना है। बहुत सी बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, बहुत सी बुक्स में PbF2 की सोलबिलिटी मैक्सिमम बता रखी है, पर मैं आपको डेटाबेस बता रहा हूं, याद रखना PbF2 की सोलबिलिटी तीसरे नंबर पर होती है। और ऐसे ही तीसरा वाला ये तो आपको याद हो जाएगा, फ्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन सबसे कम है तो इसकी सोलबिलिटी सबसे ज्यादा हुई, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो आप देखेंगे कि ये जो 32 ट्रेंड मैंने आपको याद करवाए हैं, इन 32 ट्रेंड्स को कोई ज्यादा चीजें नहीं है जो आपको रटनी पड़ेगी इनको याद रखने के लिए। क्या क्या चीजें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इन 32 ट्रेंड्स के अंदर मैंने आपको पहली बात बोली कि कैटायन एनायन के साइज का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो उन सोल्ट की सोलबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर उनका डिफरेंस साइज का कम होगा तो सोलबिलिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग के 8 केस और उसके बाद के 8 केस, यानी कि जो 16 केस हैं आपके पास में, ये 16 केस का तो एक ही फंडा है, जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी ज्यादा होगी, डिफरेंस कम होगा तो सोलबिलिटी कम होगी। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ऊपर तो कैटायन छोटे साइज का होता है, एनायन बड़ा है, नीचे आते हैं तो कैटायन भी बड़ा हो जाता है, एनायन भी बड़ा। तो बताइए इन दोनों की डिफरेंस रेडियस का बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो जब डिफरेंस कम होगा तो सोलबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो आप 1 से 16 तक के अंदर देख पा रहे हैं कि सोलबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही हैं। और जो राइम मैंने बनाई उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको, इन 16 केस को याद कर सकते हैं। क्या राइम बनाई मैंने? एनसीपी भी में भी इंडिया की पॉलिटिकल क्लास दिखती है, थैंक्स। और दूसरी मैंने क्या बनाई? NH का सरकारी प्रबंधन ठीक से काम कर रहा है, काम करता दिखता है, सॉरी। तो इस तरह से हमें 16 तो ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या पॉइंट बोला? 7 एक्सेप्शंस फर्स्ट के अंदर जो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। बोलिए, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये इसको फॉलो नहीं करते तो उल्टा कर देना। सेकंड है कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? 4। कौन कौन से? तीनों तो कॉमन ही है शुरू वाले, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और एक और याद रखना आपने, ऑक्जेलेट। तो आप लोगों को 16 तो मैंने बता ही दिए थे। 16 में आप 7 ऐड करोगे तो 23 हो जाएंगे, 23 में फिर 4 ऐड करोगे तो 27 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताए थे जिसमें पोलराइजेशन हैवी है, तो उसके बेस पर आपने एक आधा कोई रह गया होगा, उसके बेस पर आपने टोटल 32 ट्रेंड्स अच्छे से याद करने हैं। और आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस ऑर्डर को सही कर पाएंगे, और वो क्वेश्चन के मार्क्स आपको बहुत सुख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चों के सही नहीं होते। जहां तक सोलबिलिटी के कॉन्सेप्ट का सवाल है, उसके लिए भी अभी थोड़ी देर में आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पहले आप सबसे पहले दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।